नमस्कार, सिटी सेंटर शो में आपका स्वागत है। मुंबई से मैं हूं पूजा भारद्वाज और शो की शुरुआत कर रहे हैं इसी राज्य महाराष्ट्र से आई आज की सबसे बड़ी खबर के साथ। एक केंद्रीय मंत्री को उनके विवादित बयान की वजह से उनके ही राज्य में गिरफ्तार कर लिया गया। नारायण राणे और शिवसेना के बीच की खटास से, सालों पुरानी खटास से आप भी वाकिफ हैं, लेकिन यही खटास तब हिंसात्मक रूप लेती हुई दिखी जब नारायण राणे ने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के खिलाफ एक विवादित बयान दे दिया। विवादित बयान भी ऐसा जहां वो मुख्यमंत्री को थप्पड़ मारने की बात कर रहे थे। दोनों पार्टी यानी कि बीजेपी और शिवसेना के कार्यकर्ता सड़कों पर आपस में भिड़ गए। जगह जगह से पथराव और लाठीचार्ज की तस्वीरें सामने आई और इन्हीं तस्वीरों के बीच केंद्रीय मंत्री नारायण राणे गिरफ्तार कर लिए गए। सोहित मिश्रा और सुनील सिंह की ये रिपोर्ट देखिए। बड़बोले नारायण राणे के लिए आखिर उनका विवादित बयान ही गले की फांस बन गया। अपनी जन आशीर्वाद यात्रा के दौरान रायगढ़ में राणे ने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को थप्पड़ मारने की बात कही थी। त्याशी नाही काय, किती वर्ष आली देशाला संस्कृती हिरक महोत्सव काय हे असतो ते कानाखाली चढवली। ऐसे बयान पर शिवसेना की ओर से तुरंत प्रतिक्रिया स्वाभाविक थी। शिवसेना के एक नेता की शिकायत पर नासिक के पुलिस कमिश्नर ने राणे की गिरफ्तारी का आदेश जारी कर दिया और एक पुलिस टीम को रत्नागिरी जिले में रवाना कर दिया। नासिक शहर के साइबर पुलिस स्टेशन अंतर्गत कलम 5 IPC 500, 505(2) और 153B ऐसा करके ये 3 सेक्शन के तहत गुना दाखिल किया गया है। नासिक के साथ ही पुणे और रायगढ़ के महाड पुलिस में भी नारायण राणे के खिलाफ समाज में तनाव और द्वेष फैलाने के केस दर्ज कर दिए गए। देखिए, मैं इस समय जुहू में हूँ और ये नारायण राणे का जो घर है उसके ठीक सामने देखिए हंगामा चल रहा है। कितनी बड़ी संख्या में आपको यहाँ पर शिव सैनिक दिखाई पड़ रहे होंगे जो सामने सड़क पर, जहाँ पुलिस वहाँ उन्हें रोक रही है और यहाँ पर नारायण राणे समर्थक हैं, बीजेपी समर्थक हैं। दोनों तरफ से अभी कुछ देर पहले तक जोर जोर से पत्थरबाजी हुई है और अब देखिए कितनी बड़ी संख्या में हुजूम में यहाँ पर शिव सैनिक जमा हो चुके हैं। पुलिस ने रोकने की कोशिश की लेकिन अब इन्होंने दोनों तरफ से सड़क को जाम कर दिया है और यहाँ पर लाठी चार्ज की भी नौबत आ गई थी। आपको मैं दिखाऊं तो बड़े बड़े पत्थर दोनों तरफ से फेंके जा रहे थे, जो पत्थर अभी यहाँ पर पड़े हुए हैं और हंगामा चल रहा है क्योंकि नारायण राणे ने जो विवादित बयान दिया उस बयान के चलते यह स्थिति यहाँ पर हुई है। बीजेपी ने राणे को केंद्र सरकार में मंत्री जरूर बनाया है, लेकिन थप्पड़ मारने वाले बयान से खुद को अलग कर लिया है। भारतीय जनता पार्टी वक्तव्य का समर्थन नहीं करेगी, पर व्यक्ति का समर्थन पूरे तरीके से करेगी। भारतीय जनता पार्टी नारायण राव जी राणे इनके पीछे पूरी ताकत से खड़ी रहेगी। इसके पहले सुबह नारायण राणे ने थप्पड़ मारने वाले बयान पर FIR दर्ज होने पर हैरानी जताई थी और कहा था कि कई बार उद्धव ठाकरे खुद मुंह तोड़ने वाली भाषा करते हैं, उनके खिलाफ कोई FIR दर्ज नहीं हुई। नारायण राणे ने यह भी दावा किया था कि मैं केंद्रीय मंत्री हूं, कोई सामान्य आदमी नहीं। लेकिन शाम तक नारायण राणे महाड पुलिस के शिकंजे में थे। नारायण राणे की अग्रिम जमानत लेने की कोशिश भी नाकाम रही। उधर पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने ठाकरे सरकार को याद दिलाया कि राज्य में कानून का राज होना चाहिए, तालिबान का नहीं। मुंबई से सोहित मिश्रा और कैमरामैन प्रवीण रोहित के साथ सुनील सिंह, NDTV इंडिया के लिए। और पंजाब कांग्रेस में एक बार फिर से बगावती सुर सुनाई देने लगे हैं। बागी विधायकों ने मांग की है कि मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह को हटाया जाए। एक बार फिर से यह मामला क्यों गरमाया है, मोहम्मद गजाली की इस रिपोर्ट में देखिए। पंजाब के 31 विधायकों ने मांग की है कि मुख्यमंत्री इस्तीफा दें। ये विपक्ष के नहीं, कांग्रेस के ही विधायक हैं और इनमें 4 मंत्री भी हैं। ये कांग्रेस विधायकों की कुल संख्या का 40% है। वो एक मंत्री के घर मिले और उन्होंने कैप्टन अमरिंदर सिंह के इस्तीफे की मांग की। कहा कि उनमें उनको भरोसा नहीं रहा है और उन्होंने वादे पूरे नहीं किए हैं, जैसे एक विवादास्पद बिजली खरीद समझौता रद्द करने की बात थी। साथ ही गुरु ग्रंथ साहब के अपमान में भी कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। ये सब उनके विरोधी और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू के करीबी लोग हैं। कुछ ही महीने में राज्य में चुनाव भी हैं। मेरी राय है, सबकी राय ये थे कुछ CM साहब को रिप्लेस होना चाहिए, नहीं तो कांग्रेस नहीं बचेगी। तो सर कौन होगा CM फेस में? सोनिया गांधी साहब मिलने जा रहे हैं, इस विषय पे बात करेंगे। मुख्यमंत्री शिविर से खबर आई कि उन्होंने आला कमान से संपर्क किया था। वो 4 कुछ भी कहते रहे। अगर 4 कैबिनेट मंत्री ये बैठक कर सकते हैं तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। आला कमान को हालात की जानकारी दी गई है। आने वाले दिनों में और विधायक हमारे साथ जुड़ेंगे। सोमवार को मुख्यमंत्री ने सिद्धू के 2 सलाहकारों की उनके विवादित बयानों के लिए आलोचना की थी। मंगलवार को वो गन्ना किसानों से मिले
मुख्यमंत्री ने एसएपी यानी राज्य द्वारा मंजूर कीमत बढ़ा दी और किसानों ने अपना सड़क और रेल जाम हटा लिया। लेकिन कैप्टन और सिद्धू की जंग अभी खत्म नहीं हुई है, जबकि खुद गांधी परिवार सबको बुलाकर बात कर चुका है। चंडीगढ़ से मोहम्मद गजाली, एनडीटीवी इंडिया। भारत से गए कई लोगों ने अफगानिस्तान को अपना मुल्क बना लिया, लेकिन अब जब तालिबान का कब्जा हुआ है, ऐसे लोग भारत लौट रहे हैं या लौटना चाहते हैं। इनमें से ही एक है अनारकली कौर, जो कि अफगानिस्तान में सांसद भी बनी, लेकिन अब यहां आने पर मजबूर है। सिख समाज ने ऐसे लोगों को भारत की नागरिकता देने की मांग की है। मैं ये सोच रही थी कि फिर आऊंगी या नहीं, ये दो चीज मैं सोच रही थी। पेशे से डॉक्टर अनारकली कौर अफगानिस्तान की पहली गैर मुस्लिम सांसद बनी, वो भी 2 बार। वहां मानवाधिकारों के लिए आवाज उठाती रहीं। ये एहसास नहीं था कि खुद एक दिन जान बचाकर निकलने की नौबत आ जाएगी। अब उन्हें नहीं पता कि वो कभी काबुल लौट पाएंगी या नहीं। वहां पे मेरे आंसू आ गई। मैं ये सोच रही थी कि फिर आऊंगी या नहीं, ये 2 चीज मैं सोच रही थी। सबके लिए सोच रही हूँ, सेफ हूँ, लेकिन मेरा दिल आराम नहीं है। अब तक लगभग 100 अफगानी सिख और हिंदू भारत पहुंच चुके हैं। अब सिखों के संगठन गृह मंत्री अमित शाह से मांग कर रहे हैं कि नए नागरिकता कानून में संशोधन किया जाए ताकि अफगान सिखों को भारत की नागरिकता मिल सके। नए नागरिकता कानून के मुताबिक सिर्फ 2014 से पहले आए गैर मुस्लिम शरणार्थियों को ही भारत में नागरिकता मिल सकती है। तो अब सबको इस बात की चिंता है कि वहां के जो पासपोर्ट उनके पास हैं वो जल्दी ही एक्सपायर हो जाएंगे। उसके बाद उस मुल्क में तो अब इनका जाना संभव नहीं है। नेशनलिटी चाहिए होगी, वो कहाँ की इनके पास होगी। उसके बिना बच्चे भी नहीं, स्कूल भी नहीं लेंगे, तो बहुत बड़ा चैलेंज है ताकि इनको कोई नागरिकता मिल पाए, किसी तरीके से ये इस मुल्क के नागरिक बन जाएं। नया नागरिकता संशोधन कानून पहले ही विवादों में घिरा है। अब अफगानिस्तान से आए इन सिखों और हिंदुओं को नागरिकता देनी है तो इस विवादास्पद कानून में बदलाव करने होंगे। इस कानून के मुताबिक मुसलमान शरणार्थी तो बिल्कुल भी भारत के नागरिक नहीं बन सकते। उनका कहना है कि जो सिख आ रहे हैं अफगानिस्तान से, उनको भारत की नागरिकता दी जानी चाहिए और जो जरूरी कदम उठाने चाहिए वो उठाए सरकार। लेकिन सोचिए उन अफगान मुसलमानों का क्या होगा जो अब आ रहे हैं और इस उम्मीद में कि भारत में उनको शरण दी गई है, उसके लिए शुक्रगुजार भी हैं, लेकिन उनके लिए यहां की नागरिकता पा लेना, भारत की नागरिकता पा लेना बिल्कुल असंभव है। सहयोगी सुशील राठी के साथ सौरभ शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। काबुल पर तालिबान का कब्जा देश का जायका भी बिगाड़ रहा है। यहाँ से आने वाली सफेद हींग की सप्लाई पूरी तरह से बंद हो चुकी है। देश में हींग के सबसे बड़े प्रोसेसिंग सेंटर हाथरस में व्यापार पर बुरा असर पड़ा है। यहाँ हींग के 7 कारखाने हैं जहाँ 600 करोड़ का सालाना कारोबार होता है। कमाल खान की रिपोर्ट देखिए। हाथरस की हींग बाजार तमाम अंदेशों से घिरी है। इसकी पतली पतली पुरानी गलियों में कोई ऐसा घर नहीं जिसमें हींग का कारोबार ना होता हो। यहाँ बिकने वाली हजारों ब्रांड की हींग का सबसे बड़ा हिस्सा अफगानिस्तान से आता है, लेकिन वहाँ तालिबान के कब्जे के बाद हींग का इंपोर्ट पूरी तरह बंद हो गया है। तालिबान ने जो आयात निर्यात में जो रोक लगाई है उसका बहुत प्रभाव पड़ा। जो हमारा माल था वो वहीं ब्लॉक है, वो माल इंडिया आने बा, उसकी वजह से मांग ज़्यादा थी, पूर्ति नहीं कर पाए, तो क्वालिटी भी नहीं आ पा रही है ढंग से और रेट भी काफ़ी उल्टे सीधे हो गए हैं। हींग इस फॉर्म में आती है, ये दूध लिक्विड फॉर्म में आती है। इसको हम लोग जो है सन ड्राई करते हैं, ये प्योर हींग है, और इससे हम लोग जो है विभिन्न प्रकार की हींग है बनाते हैं अपना। राजेश अग्रवाल का परिवार करीब 100 सालों से हींग का कारोबार करता है। राजेश अफगानी हींग के बड़े इंपोर्टर हैं। वो हमें अपने कारखाने में अफगानिस्तान से आने वाली कंप्रेस्ड हींग दिखाते हैं। हाथरस में गली गली ऐसे कारखाने हैं। तालिबान की सरकार जब बनेगी उसमें उन लोगों में क्या आपस में पैक्ट होता है, क्या समझौता होता है, या आगे की उस पर नियत निर्भर करेगा। सर क्या लगता है, क्या हींग महंगी हो सकती है? अभी भी कम से कम 10% हींग के रेट बढ़ चुके हैं। भविष्य में 25% रेट के बढ़ने की उम्मीद है। जब कोई माल आएगा ही नहीं तो हींग के रेट तो स्वाभाविक रूप से बढ़ ही जाएंगे। हाथरस शहर की आधी आबादी किसी न किसी शक्ल में हींग के कारोबार से जुड़ी है।
व्यापारी करीब 600 करोड़ सालाना का यहाँ का हींग का कारोबार बताते हैं। तमाम बड़ी कंपनियां यहाँ हींग प्रोसेस कर उन सारे देशों में सप्लाई करती हैं जहाँ भारतीय मूल की अच्छी आबादी है। आसपास से छोटे व्यापारी और आसपास के जिलों के आम लोग भी यहाँ की मंडी से हींग लेने आते हैं। वे भी हींग न मिलने के अंदेशों से घिरे हैं। खाने में बेसिकली हम डालते हैं और हमें ज़रूरत है हींग की। बिना हींग के ना तो सब्जी में टेस्ट आता है ना स्वाद आता है। हम अपनी आवश्यकता अनुसार जो हमें हींग अच्छी लगती है हम ले जाते हैं और हींग खाना हमें अच्छा लगता है क्योंकि ये हमारे स्वास्थ्य के लिए भी अच्छी है। यूं तो हींग हिंदुस्तान में उज्बेकिस्तान और ईरान वगैरह से भी आती है, लेकिन उसका सबसे बड़ा हिस्सा अफगानिस्तान से आता है, जहां के पहाड़ों में पाए जाने वाली एक पौध के तनों और जड़ों से निकलने वाली गोंद से वो बनाया जाता है। अगर उसका इंपोर्ट ज्यादा वक्त तक बंद रहा तो जाहिर है कि उसके कारोबार पे बुरा असर पड़ेगा। हाथरस में अश्विनी और कैमरामैन राजेश गुप्ता के साथ कमाल खान, एनडीटीवी इंडिया। अफगानिस्तान से गुरु ग्रंथ साहिब की 3 प्रतियां देश पहुंची। इन्हें लेने के लिए केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी और वी मुरलीधरन एयरपोर्ट पहुंचे। देखिए ये ग्राउंड रिपोर्ट। सोमवार को काबुल एयरपोर्ट पे दिखी ये तस्वीर। 3 गुरु ग्रंथ साहिब को पूरे सम्मान के साथ वहां लाया गया। मंगलवार सुबह काबुल से ताजिकिस्तान होती हुई जो फ्लाइट दिल्ली आई, उनके साथ ये दिल्ली पहुंचे। यहां केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी और वी मुरलीधरन इनको लेने आए। All I can say with great humility is that Mother India and the resolute decision making of the Prime Minister, we have always had a tradition of receiving our brethren, especially those in difficult circumstances in the neighborhood, and today what has happened is a manifestation of that. सुबह से ही इनके स्वागत के लिए भीड़ उमड़ी हुई थी। एयरपोर्ट के वीआईपी गेट से गुरुद्वारे तक इन्हें फूलों से सजी पालकी से लाया गया। धूमधाम से कीर्तन चलता रहा। फिर इन्हें दिल्ली के महावीर नगर के गुरुद्वारा श्री अर्जुन सिंह देव जी में विराजमान किया गया। गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी के पावन स्वरूप जो 3 गुरुद्वारों से, वहां से जलालाबाद गुरुद्वारा से, काबुल गुरुद्वारा से, और जो वहां पे मुफ्तलिस गुरुद्वारा साहिबान है, कंधार गुरुद्वारा है और एक चकमनी साहिब गुरुद्वारा है, इन गुरुद्वारों को पहले ही लॉक कर चुके थे क्योंकि वहां पे हालात बहुत ज्यादा बिगड़ चुके थे। गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी के वो स्वरूप यहाँ पे गुरुद्वारा श्री गुरु अर्जन देव जी महावीर नगर वेस्ट दिल्ली नियर तिलक नगर यहाँ पे लाए गए। और एक जो स्वरूप है गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी का, वो आपने जो अभी दर्शन किया, उस स्वरूप को यहाँ पे प्रकाशमान किया गया और 2 स्वरूप सुखासन स्थान पे ऊपर वहां पे विराजमान कर दिए गए। पूर्ण मर्यादा के साथ इस सारे कार्य को किया गया। गुरु ग्रंथ साहिब के स्वरूप को अफगानिस्तान से लाने वाले ग्रंथियों समेत करीब 44 अफगानी सिख भी दिल्ली पहुंचे। उनका कहना है कि तालिबान उन्हें रुकने के लिए कह रहे थे, लेकिन उनकी बातें भरोसे लायक नहीं थी। इनका कहना है कि अभी भी करीब 200 सिख अफगानिस्तान में फंसे हैं। उधर कुछ ऐसा माहौल नहीं है, बस तालिबान आए थे तो अभी किसी को कुछ बोला नहीं है, हिंदू सरदारों को कुछ बोला तो नहीं है, लेकिन हम खुद निकलना चाहते थे। अभी निकल गए तो माहौल बहुत खराब है, एयरपोर्ट के अंदर एंट्री करने नहीं देते। 170 से 180 बंद है अभी भी वहाँ पर काबुल में है। हाँ, 170 से 180 बंद है, तब हिंदू और सिख को मिलाकर 170-180 बंद है। गुरु ग्रंथ साहिब के दर्शन के लिए एयरपोर्ट से लेकर गुरुद्वारे तक भारी भीड़ थी। अफगानिस्तान से लोग देश छोड़कर भाग रहे हैं, लेकिन ऐसा शायद ही किसी ने सोचा होगा कि गुरु ग्रंथ साहिब के स्वरूप को भी देश से बाहर लेकर जाना पड़ेगा। सिख समुदाय के लिए ये एक भावनात्मक मामला था, लेकिन शुक्र है कि सब कुछ ठीक ठाक रहा और गुरु ग्रंथ साहिब के स्वरूप के साथ साथ अफगानी सिख भी दिल्ली पहुंच गए। नई दिल्ली से कैमरामैन मोहम्मद मुरसलीन के साथ मैं मुकेश सिंह, एनडीटीवी इंडिया। दिल्ली में कोरोना की दूसरी लहर के दौरान अपने माता पिता को खो चुके बच्चों को क्यों सरकारी मदद नहीं मिल पा रही है, पूरी रिपोर्ट आपको दिखाएंगे एक ब्रेक के बाद। देखते रहिए सिटी सेंटर शो।
और अब बात इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। नारायण राणे को जमानत मिल चुकी है। महाड़ के मजिस्ट्रेट कोर्ट में उनकी पेशी हुई थी। दोपहर में उन्हें गिरफ्तार किया गया था। रायगढ़ से नारायण राणे पर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के ऊपर आपत्तिजनक टिप्पणी का आरोप है। कोर्ट में नारायण राणे की तरफ से स्वास्थ्य वजहों और कैबिनेट मंत्री होने का हवाला दिया गया है और इस वक्त की बड़ी खबर है कि उन्हें जमानत मिल चुकी है। इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर हमारे सहयोगी सोहित जुड़ चुके हैं। सोहित, हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला आज पूरे दिन। रायगढ़ में जन आशीर्वाद यात्रा के बीच उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। महाड़ कोर्ट में उनकी पेशी हुई। उनकी पत्नी नीलम राणे भी वहां पहुंची। अब आखिरकार उन्हें जमानत मिल गई है। क्या अपडेट है ज्यादा? बिल्कुल, देखिए आज दोपहर से आप कह सकते हैं कि नारायण राणे को पुलिस ने पहले हिरासत में लिया, फिर उसे गिरफ्तार किया था। उसके बाद जो वहां की लोकल पुलिस थी उन्होंने इन्हें रायगढ़ पुलिस को सौंपा, जिसके बाद इन्हें महाड़ ले जाया गया कि जहां पर एक एफआईआर दर्ज थी। इस तरह के कुल 4 एफआईआर अलग अलग जगहों पर दर्ज थे और उसके बाद इन्हें अदालत में पेश किया गया। जब अदालत में पेश किया गया तब नारायण राणे की ओर से ये कहा गया कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है। साथ ही साथ ये भी कहा गया कि वो केंद्रीय मंत्री हैं और साथ ही साथ कहा गया कि ये जो पूरा मामला है ये राजनीति से प्रेरित है। तो इस तरह के बयानबाजी उनकी ओर से किए गए। ये इस तरह की जो दलीलें हैं उनकी ओर से रखी गई। सरकार की अगर बात करें तो सरकार की ओर से कहा गया कि नारायण राणे इतने बड़े पद पर हैं और उसके बाद अगर वो इस तरह का बयान देते हैं तो उन पर कार्रवाई होना जरूरी है। अदालत ने दोनों तरफ की दलीलों को सुना। उसके बाद अदालत ने नारायण राणे को जमानत दे दिया है। हालांकि वो अभी भी अंदर ही मौजूद हैं। एक बार जब वो बाहर निकलते हैं तब देखना होगा कि आगे क्या कुछ करते हैं, क्योंकि नारायण राणे का जो एक यात्रा जो पूरे महाराष्ट्र के अलग अलग जगहों पर जारी है, क्या वो उसे कल शुरू रखते हैं, क्या वो मीडिया से बात करते हैं, क्या वो अपने हमले को इसी तरह से शिवसेना के ऊपर जारी रखते हैं, क्या शिवसेना की ओर से कोई कल के दिन में हम देख सकते हैं कि कहीं पर हंगामा होगा या नहीं। ऐसे कई सारे सवाल अब भी हैं, क्योंकि आज भी हमने दिन भर देखा कि किस तरह से दोनों गुटों के बीच में हाथापाई हुई, पथराव हुआ, कई जगहों पर पुलिस को लाठीचार्ज भी करना पड़ा, तो सिक्योरिटी भी कई जगहों पर बढ़ाई गई। तो नारायण राणे अब फिलहाल अभी अदालत के अंदर ही मौजूद हैं। कुछ समय में वो बाहर निकलेंगे अपने वकीलों के साथ। दोपहर से ही वो अपने वकीलों के साथ हैं। लगातार बातचीत उनकी जारी थी। पुलिस ने उनको गिरफ्तार किया था। बाहर की अगर बात करें तो बड़े पैमाने पर बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं, नारायण राणे के जो समर्थक हैं, वो मौजूद हैं। तो आगे क्या कुछ होता है ये देखना काफी अहम होगा। क्या नारायण राणे बाहर आकर मीडिया से बात करते हैं या नहीं, इस पर भी नजर बनी होगी। लेकिन कहीं ना कहीं कल का दिन भी काफी अहम हो जाता है कि नारायण राणे इसके आगे क्या करते हैं। आज रात को ही क्या वो अपने दौरे के लिए आगे बढ़ते हैं, या वो क्योंकि देर रात हो चुकी है, उन्होंने तबीयत खराब होने का हवाला भी दिया है, तो उसके तहत वो आराम करते हैं और कल करते हैं। क्या करते हैं वो देखना भी काफी अहम होगा। लेकिन नारायण राणे के लिए बड़ी राहत की खबर है। नहीं तो बतौर केंद्रीय मंत्री उन्हें आज की रात जेल में बितानी पड़ती, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अदालत ने उन्हें जमानत दे दी है और नारायण राणे और उनके समर्थकों के लिए कहीं ना कहीं ये राहत की बात जरूर है। जी सोहित, हमने आज सुबह से देखा कि किस तरह से राजनीति जो है महाराष्ट्र में इस उनके विवादित बयान के बाद गरमाई हुई थी। शिवसेना का जो अटैक था बीजेपी दफ्तरों में और बीजेपी के कार्यकर्ताओं में, वो भी हमने देखा। लेकिन अब उन्हें क्योंकि जमानत मिल गई है, तो आपको क्या लगता है किस तरीके से महाराष्ट्र में राजनीति गरमाएगी? जी, राजनीति तो बिल्कुल गरमाई हुई है, क्योंकि नारायण राणे और अगर शिवसेना की बात करें तो दोनों के बीच में कहीं ना कहीं काफी सारे इसी तरह के जो एक दूसरे को पसंद नहीं करते हैं, ये काफी समय से लोगों को पता है। और अब तो नारायण राणे केंद्रीय मंत्री बन चुके हैं। तो कल भी जो नारायण राणे ने बयान दिया था वो कहीं ना कहीं आप समझें कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के खिलाफ दिया था, ना कि शिवसेना के प्रमुख के खिलाफ, और इसी की वजह से उनके ऊपर कार्रवाई की गई। आज भी हमने देखा कि किस तरह से मुंबई के जुहू स्थित उनके घर पर भी जो शिवसेना के कार्यकर्ता थे वो वहां पर पहुंचे हुए थे और बयानबाजी भी अलग अलग जगहों पर हुई। तो ऐसे सारी चीजें जरूर सामने आई हैं और इसलिए मैं कह रहा हूं कि कल का दिन भी देखना होगा कि क्या शिवसेना के कार्यकर्ताओं की ओर से हंगामा किया जाता है या बीजेपी के कार्यकर्ताओं की ओर से हंगामा किया जाता है। क्योंकि भले ही नारायण राणे को जमानत मिल गई हो, एक चीज जो और लोगों को, दर्शकों को याद रखना चाहिए वो ये है कि बीजेपी के कार्यालयों पर भी हमला हुआ है और बीजेपी के जो स्थानीय लेवल के कई सारे ऐसे नेता हैं जिनके ऊपर भी हमला हुआ है। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीजों को देखते हुए जरूर तनाव बढ़ा हुआ है और आने वाले दिनों में या आने वाले 1-2 दिन काफी अहम होते हैं और इसलिए